हेलो एवरीवन, दिस इज़ निशु एंड यू आर वाचिंग वे ऑफ लर्निंग। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 1 कोल्ड वॉर एरा एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो चैप्टर है उसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कंटिन्यू करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इससे पहले हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, फिर क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, इन सभी टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात कर रखी है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। सो हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ दो ही ऐसी कंट्री बची जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थी। वो था, एक तो यूएसए था और दूसरा यूएसएसआर। तो ये जो कंट्री बची जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग थी, इकोनॉमिकल भी स्ट्रॉन्ग थी, सोशली भी स्ट्रॉन्ग थी। सो इन कंट्रीज़ को कंट्री ना बोल के सुपर पावर के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि यही दो कंट्री थी जो पूरे वर्ल्ड में सुपर पावर के रूप में उभरी। सो वो थी यूएसए एंड यूएसएसआर। सो जो यूएसए है, वो यूएसए ने आइडियोलॉजी अपना रखी थी कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी अपना रखी थी, जिसको हम हिंदी में पूंजीवाद भी बोलते हैं। और यूएसएसआर ने जो आइडियोलॉजी अपना रखी थी वो थी सोशलिज्म, जो कि हिंदी में उसे समाजवाद बोलते हैं। सो इन दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थी, अगेंस्ट में थी। जैसे कि जो कैपिटलिज्म है, जो कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसमें स्टेट का जो इंटरफेयर होता है वो बहुत कम होता है। मतलब ये ग्लोबलाइजेशन को ज़्यादा फोकस करते थे, बढ़ावा देते हैं, प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। लेकिन अगर हम सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म में सारी जो चीज़ें होती हैं वो स्टेट होल्डर होती है, मतलब कि सभी चीज़ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, उस पर निर्भर रहता है। सो ये तो कंट्री थी यूएसए और यूएसएसआर। सो इन्होंने आइडियोलॉजी तो अलग अलग बना रखी थी, प्लस इन्होंने अपनी अपनी अलायंस भी बना रखी थी, गठबंधन भी कर रखे थे अपने। सो जो यूएसए ने जिन जिन कंट्रीज़ के साथ गठबंधन करे थे उसको हम बोलते हैं वेस्टर्न अलायंस। और जो यूएसए ने, इसी तरीके से यूएसए ने भी बहुत सारे गठबंधन कर रखे थे, बहुत सारे अलायंस बना रखे थे, तो उसको बोलते हैं हम ईस्टर्न अलायंस। सो नाउ अब वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप मैप देखेंगे तो अगर आप मैप देखते हैं तो मैप में जो यूएसए है वो यहाँ है कहीं और यूएसएसआर यहाँ है। सो जो अगर मैप के अकॉर्डिंग देखें तो जो यूएसएसआर की जो लोकेशन है वो ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है और यूएसए वेस्टर्न साइड में लोकेटेड है। सो इसीलिए इन्होंने जो गठबंधन बनाए थे, जो अलायंस बनाए थे, उनको वेस्टर्न अलायंस जो यूएसए ने बना रखे थे और जो यूएसएसआर ने बना रखे थे उसको बोल दिया हमने ईस्टर्न अलायंस। सो इसके बाद इन्होंने एक, अभी जैसे कि हमने डिस्कस करा कि इन्होंने मिलिट्री अलायंस बना रखा था, और इन्हीं की जो मिलिट्री अलायंस थी वो वेस्टर्न अलायंस जो कि यूएसए के द्वारा बनाई गई थी और ईस्टर्न अलायंस जो कि यूएसएसआर के द्वारा बनाई गई थी। तो इनके नाम से ये जाने जाते थे। सो जो यूएसए ने पहली अगर हम बात करें नाटो, जो यूएसए ने मिलिट्री अलायंस बनाई थी तो उसका नाम था नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फुल फॉर्म है नाटो की, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये 1949 में करा गया था। अगर हम इसके मेंबर्स की बात करें तो इसमें मेंबर्स थे 12, मतलब 12 मेंबर्स ने मिलकर नाटो की स्थापना करी थी। इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में इन्फ्लुएंस ज़्यादा बढ़ाना, मतलब कि ये अपनी मिलिट्री इतनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो आइडियोलॉजिकल बेस पर भी और मिलिट्री बेस पे भी वो इन्फ्लुएंस किससे हो? यूएसए से हो। तो जितना इन्फ्लुएंस इनका ज़्यादा होगा उतनी इनकी आइडियोलॉजी बढ़ेगी और सभी लोग इसके मेंबर बनेंगे। और इनका एम ये भी था कि अगर हमने जैसे 12 कंट्रीज़ ने मिलकर नाटो को बनाया, नाटो के मेंबर 12 हैं, तो अगर कोई भी कंट्री जैसे यूएसएसआर की ही अगर कोई भी कंट्री इन पे हमला करती हैं, किसी एक कंट्री पे भी हमला करती हैं, तो ये क्या करेंगे? ये 12 की 12 मिलकर उस कंट्री के ऊपर काउंटर अटैक करेंगी। तो इनका जो पर्पस था वो यही था कि अगर हमने मिलिट्री अलायंस बना लिया, अगर हमारे मिलिट्री अलायंस में किसी एक कंट्री पे भी कोई हमला करता है तो वो सभी मिलकर उस पर काउंटर अटैक करते थे। तो इनका एम ये था। और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो वो बेल्जियम में है। सो इसी तरीके से दूसरा जो कि यूएसए के द्वारा ही बनाया गया था, एक तो नाटो बनाया गया था। नेक्स्ट बात करें हम सीटो की, इसकी फुल फॉर्म है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये 1954 में करी गई थी। इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो ये भी बैंकॉक जो कि थाईलैंड में है वहाँ पर है। सो नेक्स्ट इन्होंने जो मिलिट्री अलायंस बनाई थी वो उसका नाम था सेंटो, मतलब सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और ये 1955 में करा गया था। इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो बगदाद में है जो कि इराक में है। सो अमेरिका ने 3 मिलिट्री अलायंस बनाए थे
नाटो, सीटो, सेंटो। नाटो 49 में बना था, मतलब 1949 में। सीटो 1954 में बना था और सेंटो 1955 में बना था। सो ये तो हमने बात करी जो कि यूएसए ने मिलिट्री अलायंस बनाई थी। इसी के साथ साथ तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ यूएसए ने मिलिट्री अलायंस बनाई और यूएसएसआर नहीं बनाएगा? नहीं नहीं, यूएसएसआर ने भी मिलिट्री अलायंस बनाई जिसका नाम था वार्सा पैक्ट। ये वार्सा पैक्ट 1955 में बनाई गई थी। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो ये मॉस्को में है, जो कि रशिया की कैपिटल है अभी। इसका एम काउंटर नाटोस फोर्स इन यूरोप। अब यूरोप जो नाटो था, जब नाटो 1949 में बनाया गया तो इसका एम क्या था कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है, और अगर कोई भी कंट्री इन पे अटैक करेगी तो ये सभी मिलके उस कंट्री पे अटैक करेंगे। सो इसका काउंटर अटैक करने के लिए ही वार्सा पैक्ट यूएसएसआर ने बनाया कि जो भी इन्फ्लुएंस वो बढ़ा रहे हैं हम भी बढ़ाएंगे, अपनी कंट्रीज़ की जो आइडियोलॉजी है अपना इन्फ्लुएंस हम भी बढ़ाएंगे, और उसके लिए इन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया। तो इसका एम यही था कि नाटो जो काम कर रहा था उसका जवाब देने के लिए इन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया। ओके, तो ये डिजॉल्व भी हो गया, जो वार्सा पैक्ट है वो डिजॉल्व भी हो गया। 1991 में ये डिजॉल्व हो गया था। वो डिजॉल्व क्यों हो गया था? क्योंकि 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड हो गया था, विघटन हो गया था उस यूएसएसआर का। सो इसने एक ट्रीटी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन तो एक ही बनाई थी, मिलिट्री अलायंस एक बनाई थी, लेकिन इसने बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ अपने रिलेशन बहुत अच्छे कर लिए थे, मतलब क्लोज रिलेशन बनाए थे। जैसे कि नॉर्थ वियतनाम से इसने अपने बहुत अच्छे रिलेशन कर लिए थे। नॉर्थ कोरिया से इसने अपने रिलेशन काफ़ी बेहतर करे, और इराक जैसी कंट्रीज से भी इसने अपने रिलेशंस जो थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिए। सो हमने बात करी कि मिलिट्री अलायंस किस यूएसए और यूएसएसआर के द्वारा बनाए गए मिलिट्री अलायंस की बात करी। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वाई डिड सुपर पावर नीड स्मॉलर स्टेट्स। मतलब कि सुपर पावर तो इतनी स्ट्रॉन्ग थी, वर्ल्ड में तो सिर्फ 2 ही सुपर पावर थी जो कि फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, सोशली इतनी ज़्यादा डेवलप थी, इतनी ज़्यादा एडवांस थी, लेकिन फिर भी उनको स्मॉलर स्टेट्स की ज़रूरत क्या थी? मतलब जो गरीब गरीब देश थे उनको क्या ज़रूरत थी जो वो उनको इकट्ठा करते थे? सो उनको ज़रूरत थी वाइटल रिसोर्सेज के लिए, वाइटल रिसोर्सेज के लिए, क्योंकि जो गरीब देश थे, अब सुपर पावर क्या करती थी, जो गरीब देश होते थे वहाँ के जो मिनरल्स और ऑयल्स हैं, जो भी ऑयल और मिनरल्स वहाँ पे होते थे वो उनको ले लेते थे। तो उनको लेने के लिए वो ऐसे थोड़ी ले पाएंगे, पहले वो अपने रिलेशन अच्छे बिल्डअप करेंगे, उनको अपनी तरफ करेंगे, देन वो ले सकते हैं उनके मिनरल्स और ऑयल्स। सो उनके जो वाइटल रिसोर्सेज होते थे, वो जो स्मॉलर कंट्रीज के जो वाइटल रिसोर्सेज होते थे वो जो सुपर पावर्स होते थे वो यूज करते थे, इसीलिए उनको जरूरत पड़ती थी स्मॉलर स्टेट्स की। तो ये तो पहला रीजन था। सेकंड रीजन है टेरिटरी फॉर लॉन्च वेपन्स एंड ट्रूप्स। अब उनको टेरिटरी भी चाहिए थी, मतलब इतने एडवांस बन रहे हैं, इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो वो अपने वेपन्स भी तो लॉन्च करेंगे ना भाई। बिना वेपन्स लॉन्च करे, उनको टेस्ट करें, उनको कैसे पता चलेगा कि ये सक्सेसफुल है या नहीं है? तो उनको लॉन्च करना होता था अपने ट्रूप्स और अपने वेपन्स को, तो उनके लिए उनको एक टेरिटरी चाहिए होती, तो इसलिए भी वो रिलेशन अच्छे बिल्डअप करते थे। जब रिलेशन अच्छे बिल्डअप हो जाते थे तो जो सुपर पावर होती थी वो उनकी टेरिटरी पे अपने वेपन्स और ट्रूप्स लॉन्च करती थी। सो नेक्स्ट रीजन इज लोकेशन फॉर स्पाई। अब स्पाई मतलब जासूसी करना। सो अब भाई 2 सुपर पावर है, अब दोनों चाहती है कि मेरा इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो और सामने वाले का कम हो, तो ये इसके लिए उनके ऊपर क्यूरोसिटी भी होती थी कि मतलब मैं उसके बारे में जानूँ आखिर वो कर क्या रहा है। जैसे यूएसए ने जब 1949 में नाटो बनाया तो उसी का काउंटर जवाब देने के लिए वार्सा पैक्ट बनाया गया यूएसएसआर के द्वारा। तो इसी तरीके से उनको जासूसी करनी होती थी कि मेरा जो दुश्मन है वो कर क्या रहा है, क्या रणनीति बना रहा है, और इस तरीके से जासूसी तो हो नहीं सकती थी कि यूएसए तो बहुत दूर है और यूएसएसआर बहुत दूर है, यूएसए इधर है, यूएसएसआर इधर है, तो वो आपस में एक दूसरे के बारे में जानेंगे कैसे? तो उसके लिए भी वो लोकेशन लेते थे जहाँ पर जो स्मॉलर कंट्रीज होती थी वहाँ से अपनी जो सुपर पावर होती थी वो एक दूसरे के ऊपर जासूसी करती थी। नेक्स्ट इकोनॉमिकल सपोर्ट। जो स्मॉलर कंट्रीज थी वो इकोनॉमिकल सपोर्ट देती थी यूएसएसआर और यूएसए को, मतलब सुपर पावर्स को इकोनॉमिकल सपोर्ट देती थी। इकोनॉमिकल सपोर्ट की वजह से उनका जो फाइनेंशियली बात करें या फिर सोशली बात करें, उनका डेवलपमेंट ग्रोथ रेट डबल हो जा रहा था। सो इसलिए सुपर पावर को स्मॉलर स्टेट्स की जरूरत पड़ती थी। सो नेक्स्ट है, इसी का बिल्कुल उल्टा कॉन्सेप्ट सेम है लेकिन थोड़ा सा हेर फेर कर दिया गया। पहला ये है कि
सुपर पावर को क्यों जरूरत थी स्मॉलर कंट्रीज की, जो हमारा लेकिन हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि स्मॉलर कंट्रीज क्या सपोर्ट पाती थी सुपर पावर से, जिसकी वजह से वो जुड़ती थी। तो पहला है प्रोटेक्शन। भाई जो स्मॉलर कंट्रीज है वो इतनी स्ट्रांग तो है नहीं कि अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके, मतलब कि कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है कि कोई ना कोई ऐसी कंट्री होगी जो कि उससे स्ट्रांग होगी। तो जो सुपर पावर होती थी, अगर जो स्मॉलर कंट्रीज है वो अगर सुपर पावर से जुड़ते थे तो सुपर पावर उनको प्रोटेक्शन देती थी। अगर कोई उनका दुश्मन उन पे हमला कर रहा है तो वो उसको बचा लेती थी अपनी आर्मी मिलिट्री भेजकर। नेक्स्ट वेपन। अब स्मॉलर कंट्रीज है तो वो गरीब देश है, इतने एडवांस नहीं है और इतने डेवलप भी नहीं है, तो उनके पास वेपन्स भी नहीं होते थे। तो इसलिए वो क्या करते थे, वेपन्स उनको देते थे जिससे वो अपना डेवलपमेंट में और ग्रोथ में काम और भी कर लेते थे। फिर इकोनॉमिकल एड, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो स्मॉलर कंट्रीज होती थी वो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग नहीं होती थी, बहुत वीक होती थी, तो सुपर पावर क्या करती थी, उनको एक फाइनेंशियली हेल्प करती थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाते थे। नेक्स्ट सोशल डेवलपमेंट। अब भाई अगर उनको प्रोटेक्शन मिल रही है, स्मॉलर कंट्रीज को वेपन मिल रहा है, इकोनॉमिकल एड मिल रहा है, तो उनका सोशल डेवलपमेंट तो होगा ना, समाज का जो स्टेटस है वो तो ऊपर बढ़ेगा ही। जब सारी चीजें उनको मिल रही है सुविधा, तो उनका ये सभी सोशल डेवलपमेंट तो होगा। सो ये थे रीजन कि क्यों सुपर पावर्स को स्मॉलर कंट्रीज की जरूरत होती थी और क्यों स्मॉलर कंट्रीज को सुपर पावर की जरूरत होती थी। सो दोस्तों अभी तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े हैं, अब हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु वर द टू सुपर पावर्स। वर्ल्ड में जो दो सुपर पावर्स थी वो कौन कौन सी थी, यूएसए एंड यूएसएसआर, यूएसए एंड जापान, यूएसएसआर एंड इंडिया, या यूएसए एंड रशिया। सो करेक्ट आंसर है यूएसए एंड यूएसएसआर। यही दो सुपर पावर्स थी जो वर्ल्ड में उस समय थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड स्मॉलर कंट्रीज गॉट फ्रॉम सुपर पावर्स। जो स्मॉलर कंट्रीज थी वो सुपर पावर्स के साथ जुड़ रही थी, तो वो क्या पा रही थी जिसकी वजह से वो सुपर पावर के साथ जुड़े हुए थे। फर्स्ट प्रोटेक्शन, नेक्स्ट वेपन्स, नेक्स्ट इकोनॉमिकल एड, या ऑल ऑफ द अबव। जो स्मॉलर कंट्रीज थी वो सुपर पावर से प्रोटेक्शन भी पाती थी, वेपन्स भी पाती थी और इकोनॉमिकल सपोर्ट भी पाती थी। सो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ब्लॉक्स वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड। कितने ब्लॉक्स में जो वर्ल्ड था वो डिवाइडेड था, 2, 3, 4 या नन ऑफ द अबव। सो वर्ल्ड जो था वो बेसिकली 2 ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, एक तो यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर। सो करेक्ट आंसर 2 ब्लॉक्स में जो हमारा वर्ल्ड था वो डिवाइडेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो वेयर वॉज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ वर्ल्ड हैपन। वर्ल्ड का फर्स्ट डिवीजन कहाँ पर हुआ। ऑप्शंस आर यूएसएसआर, बर्लिन, यूरोप या यूएसए। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो डिवीजन था वो वर्ल्ड में कहाँ पर सबसे पहले हुआ। सबसे पहले डिवीजन वर्ल्ड में यूरोप में हुआ था। यूरोप में ही यूएसएसआर ने भी डिवीजन करा था और यूएसए भी यूरोप में ही सबसे पहले डिवीजन कर रहा था। तो सबसे पहले जो डिवीजन था वो यूरोप का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ नाटो इज। इसमें नाटो की फुल फॉर्म हमें बतानी है। ऑप्शंस आर नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड नॉन एकोमोडेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट नॉर्थ अटलांटिक टीम ऑर्गेनाइजेशन, या फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो नाटो की फुल फॉर्म में करेक्ट ऑप्शन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सभी ऑप्शन गलत हैं। जैसे नॉर्थ, पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सो इसमें एशियन गलत है, नॉर्थ अटलांटिक है वो। नेक्स्ट नॉन एकोमोडेशन, सो एकोमोडेशन नहीं है इसके फुल फॉर्म में। एंड नेक्स्ट में ये जो टीम है वो टीम नहीं है, ये ट्रीटी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटो वॉज फॉर्मलाइज्ड बाय। नाटो किसके द्वारा बनाया गया था, यूएसए, यूएसएसआर, जर्मनी या जापान। सो जो नाटो था वो यूएसए के द्वारा बनाया गया था। बेसिकली यूएसए के द्वारा 3 मिलिट्री अलायंस बनाए गए थे, एक नाटो,
जो कि 1949 में बनाया गया था, एक C2 बनाया गया था जो कि 1954 में बनाया गया था, और एक सेंटो बनाया गया था जो कि 1955 में बनाया गया था। और अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर ने एक पैक्ट किया था, मतलब ट्रीटी करी थी जिसको वार्सा पैक्ट बोलते हैं, जो 1955 में किया गया था। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो वॉज एसोसिएशन ऑफ डैश स्टेट्स। जो नाटो है वो कितने स्टेट्स के द्वारा मिलकर बनाया गया था पहली बार? 12, 14, 13, 15। सो करेक्ट आंसर है 12। जो नाटो था वो 12 मेंबर्स के द्वारा मिलकर बनाया गया था फर्स्ट टाइम शुरू में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वार्सा पैक्ट वॉज क्रिएटेड इन 1954। जो वार्सा पैक्ट था वो 1954 में क्रिएटेड किया गया था, ये स्टेटमेंट दी हुई है हमें। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? ये स्टेटमेंट गलत है या सही है? अगर हम वार्सा पैक्ट की बात करें तो वार्सा पैक्ट 1954 में नहीं 1955 में बनाया गया था, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स। ये स्टेटमेंट गलत है। अगर हम 1954 की बात करें तो 1954 में सीटो को बनाया गया था जो कि यूएसए ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी वॉज क्रिएटेड इन डैश एंड बाय डैश। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी जो बनाया गया था वो कब बनाया गया था, मतलब ईयर लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर किसके द्वारा बनाया गया था वो यहाँ पर कंट्री लिखनी है। तो ऑप्शन है 1954 ब्रिटेन, नेक्स्ट 1955 यूएसए, नेक्स्ट 1954 यूएस, या नेक्स्ट 1955 यूएसएसआर। साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी पूछ रहा है तो ये बनाया गया था 1954 में। अब यहाँ पर 1954 के साथ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रिटेन और यूएसए। तो हम सभी जानते हैं कि ब्रिटेन ने नहीं बनाया था, यूएसए ने बनाया था। 1954 में यूएसए ने बनाया था सीटो को। यूएसए ने, अगर हम इस ऑप्शन की बात करें 1955 की, यूएसए ने 1955 में सेंटो को बनाया था। और अगर हम इस ऑप्शन की बात करें 1955 यूएसएसआर, तो यूएसएसआर ने 1955 को वार्सा पैक्ट बनाया था, एंड ब्रिटेन का कोई रोल नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ सीटो की करेक्ट फुल फॉर्म चूज करनी है। ऑप्शंस आर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्डर, साउथ वेस्ट एशियन टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, या साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑर्डर, या फिर साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। करेक्ट आंसर है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। जो पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो इसमें ऑर्डर नहीं है, ऑर्डर गलत लिखा हुआ है, इस वजह से गलत हो गया। नेक्स्ट में टेस्ट गलत है, और इसमें ऑर्डर एंड एशिया जो लिखा हुआ है ये गलत है। करेक्ट आंसर है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्मॉलर स्टेट्स वर हेल्पफुल फॉर द सुपर पावर इन गेनिंग डैश। जो स्मॉलर स्टेट्स थी वो किस तरीके से हेल्पफुल थी सुपर पावर को? ऑप्शंस आर vital resources, next territory for launch their troops, next economical support, या all of the above। जो सुपर पावर्स थी वो स्मॉलर स्टेट्स के साथ जुड़ रही थी, तो क्या पा रही थी वो? वाइटल रिसोर्सेज, या फिर जो वो वेपन्स लॉन्च करती थी वो, या फिर इकोनॉमिकल सपोर्ट। जो सुपर पावर्स थी वो वाइटल रिसोर्सेज भी पाती थी, टेरिटरी भी उनका यूज करती थी अपने ट्रूप्स या फिर वेपन्स को लॉन्च करने के लिए, और उनका इकोनॉमिकल सपोर्ट भी लेती थी। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अब। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एरेना ऑफ द कोल्ड वॉर, ये टॉपिक है। इस टॉपिक में इसमें क्या होता है कि अभी तक हमने देखा कि जो दोनों सुपर पावर्स थी वो वेपन्स, जो मिलिट्री अलायंस है या फिर न्यूक्लियर वेपन्स है, वो बनाने के लिए बहुत उत्सुक थी। मतलब कि वो चाहती थी कि मेरे पास सबसे ज़्यादा हो जाए, मेरे पास सबसे ज़्यादा हो जाए। यूएसए चाहता था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा हो, यूएसएसआर चाहता था कि मेरे पास सबसे ज़्यादा हो। लेकिन इसके बाद उनको ये फील होता है कि यार हमने तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स गेन कर लिए हैं, और अगर गलती से भी किसी भी पावर के द्वारा, मतलब सुपर पावर में से किसी के भी द्वारा अगर वेपन्स गलती से लॉन्च कर दिया जाए
तो हम ये दूसरे को कैसे समझाएंगे कि ये इंडिकेशन नहीं था वॉर का, मतलब कि वॉर होने का ये इंडिकेशन नहीं था, ये हम कैसे बताएंगे? या फिर कोई गलती से इंसिडेंट हो जाए तो हम ये कैसे समझाएंगे कि हमारा इंडिकेशन वॉर के लिए बिल्कुल भी नहीं है? सो इसके लिए क्या करते हैं, दोनों सुपर पावर डिसाइड करती हैं कि अब ना हम कोलैबोरेट करेंगे। यूएसए एंड यूएसएसआर डिसाइड करती हैं कि अब ना हम कोलैबोरेट करेंगे। अब कोलैबोरेट में क्या करेंगे, एलिमिनेट और लिमिटेड, मतलब कि जो उनके वेपन्स, जितने भी वेपन्स उन्होंने नॉन न्यूक्लियर वेपन्स जितने भी अभी तक गेन करे हैं, उसको या तो वो एलिमिनेट कर देंगे, मतलब या तो ख़त्म कर देंगे, या फिर लिमिटेड कर देंगे और इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे पास इतने हैं। सो ये डिसाइड करते हैं। अब तो सोचिए, पहले तो ये लड़ रहे थे कि वेपन्स हमें सबसे ज़्यादा चाहिए, और अब ये जो वेपन्स इतनी मुश्किल से इन्होंने बनाए उसी को ख़त्म करने के लग गए, ख़त्म करने में लग गए। सो ये कहते हैं कि अब ना हम कोलैबोरेट करेंगे, उसमें या तो हम अपने वेपन्स को, न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर देंगे या फिर लिमिटेड कर देंगे। सो ये डिसीजन इनके द्वारा लिया जाता है। इसके बाद ये क्या करते हैं कि इसके तहत कहते हैं कि हम ना आर्म्स कंट्रोल करेंगे। अब 1960s के दशक में ये डिसाइड करते हैं कि हम आर्म्स कंट्रोल करेंगे। सो इसमें बहुत सारी ट्रीटी इन्होंने करी। कुछ ट्रीटी हमें पढ़नी है, जैसे 3 मेन है जो हमारे कोर्स में, वो हमें पढ़नी है। सो पहली है LTBT, जिसकी फुल फॉर्म है लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। ये 1963 में करा गया था। इसमें क्या होता है, जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स है, ये न्यूक्लियर टेस्ट लिखा हुआ है NT। सो जो हम न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं वो या तो हम एटमॉस्फेयर में करते हैं, या तो आउटर स्पेस में करते हैं, या फिर वाटर में करते हैं। सो ये तीन ही जगह पे ऐसे ही हम अपने न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं। सो ये इस ट्रीटी में ये डिसाइड करा गया कि अब जो न्यूक्लियर टेस्ट हम करते थे एटमॉस्फेयर में, आउटर स्पेस में या फिर वाटर में, उसको अब बैन कर देंगे। मतलब कि अब कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगी। ये इसमें डिसीजन लिया जाता है। ये साइन करी जाती है यूएसए, यूके और यूएसएसआर के द्वारा। ये तीनों कंट्रीज जो थी कोलैबोरेट होकर ये साइन करती हैं 1963 में। 5 अगस्त 1963 को ये साइन कर दी जाती है, और ये कहाँ करी जाती है, मॉस्को में करी जाती है। तो ये साइन तो 5 अगस्त 1963 में करी जाती है, लेकिन केम टू इन फोर्स, मतलब कि ये कब चालू होता है, इसकी शुरुआत कब होती है, 10 अक्टूबर 1963 से ये स्टार्ट हो जाता है। सो ये तो थी पहली LTBT, लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी, जो कि 1963 में हुई थी, और यूएसएसआर और यूके द्वारा ये साइन करा गया था 1963 में, जो कि मॉस्को में करा गया था। नेक्स्ट है हमारा NPT, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसकी फुल फॉर्म है। ये 1967 में करा गया। इन्होंने ये ट्रीटी बनाई, जिसमें 1967 में इन्होंने ट्रीटी ये बनाई। इसमें क्या था कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि 1967 तक जितनी भी कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स गेन कर लिए हैं, उन्होंने ही कर लिया। अब उसके बाद कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन गेन नहीं करेगी, मतलब न्यूक्लियर पावर जो है वो नहीं लेगी। ये डिसीजन लिया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत। इसमें ये बोला 1967 तक जितनी भी कंट्रीज ने वेपन्स न्यूक्लियर पावर गेन कर लिया, और 1967 में हम सभी जानते हैं कि सिर्फ ऐसी 5 कंट्रीज थी जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन गेन कर ली थी। वो थी यूएसएसआर, ब्रिटेन, फ्रांस एंड चाइना। सो ये सिर्फ 5 कंट्रीज थी जो 1967 तक न्यूक्लियर पावर पा चुकी थी। सो ये साइन हो जाती है 1 जुलाई 1968 को, और ये डिसाइड किया जाता है कि जो भी एनपीटी का मेंबर बनेगा वो 1967 तक अगर उसने गेन कर लिया है तो कर लिया, नहीं तो उसके बाद वो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा, न्यूक्लियर पावर गेन नहीं कर सकता। और दोस्तों याद करिए, यूएस, यूएसएसआर, ब्रिटेन एंड फ्रांस और चाइना, ये 5 वही कंट्री हैं जो यूएन में परमानेंट मेंबर है। सो नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रीटी है, सॉरी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। सो ये भी साइन करी जाती है, ये करी जाती है 1972 में। सो गाइस, जो अभी तक हमने टॉपिक डिस्कस करा है, अब हम उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन 1963 विच वन ट्रीटी वॉज साइंड बाय यूएस, यूएसएसआर एंड यूके। सो 1963 में कौन सी ट्रीटी थी जो साइन करी गई थी यूएस, यूएसएसआर एंड यूके के द्वारा? सो ऑप्शन है हमारे, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, नेक्स्ट एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, या नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, या लास्ट लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी।
सो 1963 में यूएस, यूएसएसआर एंड यूके के द्वारा लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी साइन करी गई थी। इसको शॉर्ट फॉर्म में एलटीबीटी के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम इन क्वेश्चंस की बात करें, मतलब इन ऑप्शंस की बात करें जो तीनों दिए हुए हैं, ये है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सो इसको हम एनपीटी, शॉर्ट फॉर्म में एनपीटी के नाम से भी जानते हैं, और ये 1968 में साइन करा गया था। अगर हम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी के बारे में बात करें, सो ये ट्रीटी जो थी वो 1972 में करी गई थी। एंड ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ये इंडिया एंड यूएसएसआर के बीच में हुई थी, और ये 1971 में हुई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी वॉज साइंड इन डैश। जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था वो कब साइन किया गया था? सो अभी हमने इसके बारे में बात करी है। ये एनपीटी ही है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एनपीटी के नाम से भी जानते हैं। सो ऑप्शन देखते हैं 1965, 1968 या 1966 या फिर 1967। सो जो एनपीटी थी वो साइन करी गई थी 1968 में। सो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टिल 1967 हाउ मेनी कंट्रीज गॉट न्यूक्लियर पावर। 1967 तक कितनी कंट्रीज ने न्यूक्लियर पावर गेन कर लिया था? 5, 8, 6 या 7? सो दोस्तों हमने इसमें बात करी थी कि 1967 तक सिर्फ 5 कंट्रीज थी जिन्होंने न्यूक्लियर पावर गेन कर लिया था। वो थे यूएस, सेकंड यूएसएसआर, नेक्स्ट ब्रिटेन, नेक्स्ट फ्रांस एंड लास्ट चाइना। सो 5 ऐसी कंट्रीज थी जो सुपर पावर्स जो न्यूक्लियर वेपन्स गेन कर ली थी 1967 से पहले। और दोस्तों यही जो कंट्रीज हैं, यही 5 कंट्रीज यूएन में परमानेंट मेंबर भी हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी वॉज साइंड इन, ये इन है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी वॉज साइंड इन, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल वो कब साइन करी गई थी? ऑप्शन है 1972, नेक्स्ट 1963 या 1949 या 1971। सो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो ट्रीटी थी वो 1972 में साइन करी गई थी। अगर हम 1971 की बात करें तो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई थी, हमने ये बात करी थी, जो कि यूएसएसआर एंड इंडिया के बीच में हुई थी। और अगर हम 1949 के बारे में बात करें तो इसमें नाटो फॉर्मलाइज्ड हुआ था, मतलब नाटो को बनाया गया था, जो कि यूएसए ने बनाया था। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।